हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 50 है आज। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने यहाँ पर भी सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज में अर्धशतक पूरा कर दिया है। कोशिश रहेगी कि जल्दी ही इसका शतक भी पूरा कर लिया जाए। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज में हम भाग 86 87 तक पहुँच चुके हैं, और वहीं हिंदी के टेस्ट सीरीज में भी हम 75 पार्ट से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि जल्दी ही वहाँ पर 100 भाग पूरे हो जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीजें आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। आप लोगों को फॉलो करनी है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और जीके की ये वाली टेस्ट सीरीज। अगर आप इनको नियमित फॉलो करते हैं तो इसका असर आपको आने वाले आगामी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज 50वां भाग है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन इसमें किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, ठीक है। जो हम जीवन बीमा निगम करते हैं या जीवन बीमा निगम जो हमारा है, ये किसका एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर पिक करना है। तो बताइए अपना आंसर। एंड द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, निवेश बैंक का। देखिए, जो जीवन बीमा निगम है वो निवेश बैंक का एक एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और बाद में हम इसमें रिटर्न लेते हैं, ठीक है, विद इंटरेस्ट। यानी कि निवेश हम पहले करते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक टाइप है जीवन बीमा निगम। अब जीवन बीमा निगम जैसे जेहन में आता है तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि LIC सबसे महत्वपूर्ण, जो कि गवर्नमेंट की एक योजना है LIC, जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम। बाकी और भी हैं प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निवेश बैंक्स हैं इस टाइप के, जो कि इंश्योरेंस मुहैया करवाते हैं, लेकिन LIC सबसे बड़ी है इसमें, जो कि अंडर गवर्नमेंट है। और LIC की स्थापना पूछ लेता है कई बार कि कब हुई थी, तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपने। तो सबसे पहले ये आता है कि जो कैश क्रॉप्स होती है वो होती क्या है, नकदी फसलें हैं क्या? नकदी फसलें वो फसलें होती है जिनको केवल धन अर्जित करने के लिए किसानों के द्वारा उगाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है गन्ना, कपास, ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जूट, और इसके साथ साथ तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, ये सभी हमारी नकदी फसलें हैं। अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, और जो नकदी फसल नहीं है इसमें, वो गेहूँ हो जाएगी, ठीक है। वैसे ज्वार भी देखा जाए, ज्वार भी हमारी खाद्यान्न फसल में आती है, तो यहाँ पे ज्वार को हम इससे अलग करते हैं। गन्ना, कपास, इसके साथ साथ जूट, तंबाकू, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी फसलें होते हैं जिनकी अगर हम बात करें, जो ह्यूमन नीड है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, केवल पैसे के पर्पज़ से किसान इसको उगाता है। जूट है, जैसे जूट के रेशों से बहुत चीज़ें बनती हैं, ठीक है, पैकेजिंग वाली जो हमारी बोरियां वगैरह बनती है जूट से ही बनती है। तंबाकू देखिए, तंबाकू का जो प्रयोग है वो निषेध माना जाता है बहुत ज़्यादा, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं कि तंबाकू का सेवन ना करें, तंबाकू से कर्क रोग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको उगाया जाता है। क्यों? पैसा पाने के लिए। इसकी बेसिक नीड तो है नहीं ना ह्यूमन लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में अगर हम देखते हैं तो केवल हमारी खाद्यान्न फसलों की नीड है, जैसे गेहूँ, चावल, इसके साथ हमारी तिलहन की फसलें, दलहन की फसलें, ठीक है। इसीलिए इन फसलों को नकदी फसलें कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नकदी फसल मुख्यतः जूट, तंबाकू, गन्ना, और इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, कपास, ये सभी याद रखें आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उर्वरक निगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो पहला उर्वरक संयंत्र था कहाँ पे लगा था? तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी नामक प्लेस में। हालांकि इसको 2002 में बंद कर दिया गया सिंदरी को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो उर्वरक निगम है कब स्थापित हुआ? तो उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी 1961 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1961। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रारूप समिति बनी थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो दिए गए व्यक्तित्वों में से उनमें कौन नहीं था? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी कई बार पूछ लेता है, ड्राफ्टिंग समिति जो हमारी कमेटी थी या जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनके साथ साथ 7 सदस्य थे, जिनमें से KM मुंशी थे, NG अयंगर थे, कृष्णा स्वामी थे, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो आयरन मैन जिसको बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क जिसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसमें नहीं थे।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस माह में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा जो है, इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी महासभा है, ठीक है। इसके अलग अलग अंग होते हैं, सुरक्षा परिषद है, महासभा है, बहुत से अंग इसके। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि महासभा का अधिवेशन किस माह से प्रारंभ होता है? तो वो माह होता है सितंबर माह, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। सितंबर से इसका अधिवेशन शुरू होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बताइए दिए गए व्यक्तित्वों में से किसका योगदान सर्वाधिक है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में? तो नो डाउट जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में विक्रम साराभाई जी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विक्रम साराभाई, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये। विक्रम साराभाई के नाम पे देखिए हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है भारत में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कई बार क्वेश्चन भी बनता है इसमें, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और साथ ही मैं बोलूँ, देखिए भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी इसरो जब से फाउंडेड हुआ। कई बार क्वेश्चन भी बनता है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसरो की स्थापना हुई थी कब? 1969 में, 1969 में। ये भी याद रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो झीलों के भी प्रकार होता है, लैगून झील, ज्वालामुखी निर्मित झील, ठीक है। बहुत सी झीलें हैं ना अलग अलग, जैसे उत्तराखंड की बात करते हो तो उत्तराखंड में हिमानी निर्मित झीलें होती हैं। तो ऐसे लैगून झील कौन सी है दिए गए विकल्पों में? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। तो चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है ये, ठीक है। और चिल्का झील की जो लोकेशन है कौन से राज्य में? तो ये ओडिशा राज्य में है, ओडिशा में। ऐसे हमारी ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील जो हमारी लोनार झील है, वो महाराष्ट्र वाले। कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो जब हमारा उत्तर गुप्त युग चल रहा था भारत में, उसमें कौन सा विश्वविद्यालय था जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था शिक्षा के लिए, या केंद्र था एक? तो नो डाउट राइट आंसर इसका नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। और एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसको क्या कहा जाता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय को, जो लाइब्रेरी थी, उसको रत्नालय कहा जाता था या रत्न सागर कहा जाता था, ठीक है। दोनों नाम याद रखें, रत्न सागर या रत्नालय। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? यानी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। ये किस में डिफाइन किया गया है, क्या है ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, या फंडामेंटल ड्यूटी है, या हमारा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक राइट है? बताइए क्या है इसमें से? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ही एक अंग है ये, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही एक अंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाई जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो लाई किस देश की प्रसिद्ध जनजाति है? तो लाई जो हमारी ट्राइब है ये देखने को मिलती है म्यांमार में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो कौन सा उपग्रह था भारत का जो पहली बार विदेशी भूमि से छोड़ा गया था? हमने तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन हमारा पहला उपग्रह था वो, ठीक है। तो ये था हमारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था इसको सोवियत संघ के इंटर कॉस्मोस रॉकेट की सहायता से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये भी याद रख लें, जो हमारा आर्यभट्ट उपग्रह था उसको 1975 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में जो बजट प्रणाली शुरू हुई ये किसने शुरू की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, जेम्स विल्सन। और भारत में यह प्रथम भारतीय बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो 1869, ठीक है, 1869 में जेम्स विल्सन को ही इसका श्रेय जाता है, इन्हीं की देन है, ठीक है, बजट प्रणाली जो है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे सांसद बनने वाले भारतीय मूल के जो पहले व्यक्ति थे या भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर इसमें, दादा भाई नौरोजी।
और दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करते हैं, इनके बहुत से वरियस वर्क है भारत के इतिहास में। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था गुजरात में। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कुछ विशेष काम जो थे। सबसे पहले देखिए, इन्होंने धन निकासी का जो सिद्धांत था कि भारत को अंग्रेज़ किस प्रकार से लूट के ले जा रहे हैं, इस बारे में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला प्रिंसिपल दिया था। इसके साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े और सांसद बने वहाँ पे। साथ ही देखिए, इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और इनके कार्यों को देखते हुए इनको एक उपाधि भी दी जाती है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टाइटल है इनके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आज देखिए गूगल जो है बहुत बड़ी एक कंपनी आईटी सेक्टर की, और गूगल गूगल की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थापित हुई थी कब। राइट आंसर इसका ऑप्शन है 1998, 1998 में। और गूगल की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन थे, तो यहाँ पे दो व्यक्ति थे। ठीक है, पहला था लैरी पेज और दूसरा था सर्गे ब्रिन। ठीक है, ध्यान रखिए। तो लैरी पेज और ब्रिन ने ये गूगल की स्थापना की थी। खासकर जो नाम आता है लैरी पेज के साथ ही आता है गूगल का ज़्यादा, और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, दोनों उस समय जो ये व्यक्ति थे, ये अमेरिका में एक विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो वहाँ के छात्र थे। जैसे आप फेसबुक की कहानी पढ़ते हैं, किस प्रकार से मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज टाइम पे ही वो सोशल वेबसाइट एज अ प्रैक्टिकल बनाई थी, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उनके मन में ये आइडिया है। और आज आप देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य, क्वेश्चन बनता है विजयनगर से हमेशा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विजयनगर से, जो हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। ठीक है, किसने, हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने। तो याद कर लें, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने की थी। तो हरिहर बुक्का कब की थी, 1336 में। अब 1336 में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी ना, उस समय भारत की अगर हम बात करें, केंद्रीय भारत में उस समय कौन सा वंश चल रहा था या कौन सा शासन चल रहा था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी और तुगलक वंश चल रहा था उस समय। ठीक है, तुगलक वंश का उसमें कौन होगा राजा, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो इसी के टाइम पे विजयनगर साम्राज्य उभरता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। तो भारत में सभी लोग आए, अंग्रेज़ आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, सभी लोगों ने, स्पेनिश आए, डेनिश आए। ठीक है, सभी ने ट्राई किया यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करने का, लेकिन फाइनली अंग्रेज़ों का ये आधिपत्य रहा। हालांकि पुर्तगालियों ने भी गोवा वगैरह को कब्जा किए रहा। गोवा बहुत लेट आज़ाद हो जाता है, देश जब आज़ाद हुआ ना 1947 में, उसके बाद बहुत लेट आज़ाद होता है गोवा। 1961 के टाइम पीरियड पे गोवा को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, अब पुर्तगाली जब भारत में आए तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री खोली थी वो कालीकट में खोली थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कालीकट में। और भारत आने वाला प्रथम जो पुर्तगाली था वो कौन था, वास्को डी गामा। ये भी याद रखें आप, कौन था, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय सुधार समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। तो भारतीय सुधार समिति, देखिए मैंने अभी दादा भाई नेहरूजी की बात की ऊपर, तो नेहरूजी जी ने ही स्थापित किया था इसको भी। और ये स्थापित किया था उन्होंने, ऑप्शन ए 1887 में। ठीक है, 1887 में किसने किया, दादा भाई नेहरूजी ने। बहुत इनके उल्लेखनीय कार्य हैं, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। एक रिवीजन पर्पज होगी आपका यहाँ पे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लॉर्ड कैनिंग। बहुत बात क्वेश्चन बनता है ना। तो आपको पता है 10 मई 1857 को भारत में क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये क्रांति का बहुत ही सफलतापूर्वक दमन भी कर देते हैं ब्रिटिशर्स। और इसके बाद फाइनली 1857 का जो क्राउन एक्ट है वो भी आता है। इसमें फिर हमारा गवर्नर जनरल शब्द को हटा दिया जाता है और भारत का जो सर्वे सर्वा था उसमें उसको वायसराय बोला गया। तो बहुत सी चीज़ें हुई थी इसमें। ठीक है, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें सबसे पहले फांसी की सज़ा मिली किसको, अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो फिर हमारा मंगल पांडे इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित किशन महाराज बहुत बड़ा नाम है भी, किस क्षेत्र में, तबला वादन क्षेत्र में। यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है, तबला वादक थे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बनारस घराने से थे, कभी कभी घराना भी पूछ लेते हैं, कौन सा घराने का कौन सा गायक है, कौन सा वादक है। तो बनारस घराने के
बहुत बड़े तबला वादक थे ये, ध्यान रखेंगे। और इनको 2002 में पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ट का, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध। तो देखिए ये युद्ध हुआ था, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 में, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। 1565 में ये युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य जो हमारा स्थापित हुआ था उसका यहाँ पे अंत हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में तालीकोटा या बन्नी हट्टी एक ही नाम है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए जीके टेस्ट पार्ट 50 में। हालांकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा आपको ही मिलता है, वो परमानेंट आपका रिवीजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत नहीं होते। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना एग्ज़ाम में जो भी हमारे एस्पिरेंट बैठता है वो वही क्वेश्चन को गलत करता है जो उसको आने वाला होता है, यानी कि इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इजी क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करते बार बार, हमें तो आता ही याद ही है, ऐसा चलते हैं हम। लेकिन ऑप्शन कुछ इस तरह से पिरोए जाते हैं कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। इसलिए बार बार रिवीजन करना ही किसी वनडे एग्जाम को निकालने की बेहतर कार्य प्रणाली है। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा सफल होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक दिवसीय परीक्षाओं में। बड़े एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ग्रुप सी एग्जाम्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। तो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये रूटीन बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों अगर आप 15+ स्कोर करें तो मान के चलिए बहुत अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं और आप सिलेक्शन के क्लोज है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और साथ ही देखिए हमारी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि उस पर आपको वरियस प्रैक्टिस सेट और अन्य चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर दी है तो अच्छी बात है, और नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है हमारी एप्लीकेशन का, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही मिलेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक्स में जहाँ पे अन्य किसी बात पे चर्चा होगी। अभी देखिए उत्तराखंड जीके टेस्ट, हिंदी टेस्ट और हमारा सामान्य दिन टेस्ट ये आपको मिलते रहते हैं और इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आने वाले एग्जाम्स में, तो बिल्कुल भी इनको आपने मिस या स्किप नहीं करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब एनर्जेटिक रहें, मोटिवेटेड रहें, क्योंकि सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। जय हिंद, जय उत्तराखंड।